समस्त भारतवासियों को नमस्ते। आज मैं एक वीडियो श्रृंखला का प्रथम भाग लेके आया हूँ, जहाँ पर हम भारतवर्ष के उन भारतीयों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अनेक कारणों के वजह से हम आज उनका अस्तित्व कहीं भूल चुके हैं। उन वीर सेनानियों के बारे में जो अभी के वर्तमान समय में ज़्यादा नाम उनका प्रचलित नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या देश के लिए समर्पण किया नहीं पता है हम लोगों को। मैं संक्षिप्त में ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी जो पुरुष और महिला दोनों हैं, उनके बारे में जानकारी मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। आज इस श्रृंखला में प्रथम उनका नाम है श्री अमरचंद भाटिया। उनके बारे में मैं आपको एक पुस्तक के माध्यम से, जो पूरा उनके बारे में जीवनी उनकी एक बहुत शॉर्ट में लिखी गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप सुनिए ध्यान से पूरा, और अंत में आपको ज्ञात होगा कि ऐसे कितने अनगिनत भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी, प्राण न्यौछावर किए इस देश के लिए, और हम कहीं पर उन्हें भुला चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है हमारे पूरे देश की, हमारे समाज की। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ये मैं अपनी रीडिंग प्रारंभ करता हूँ। श्री अमरचंद भाटिया। भारतवर्ष का प्रथम सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ था। इसे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस संग्राम में जहां महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे आदि शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं सहस्त्र रईसों और साहूकारों ने भी अपनी तिजोरियों के मुंह खोलकर संग्राम को दृढ़ता प्रदान करी। तत्कालीन ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष अमर शहीद अमरचंद भाटिया ऐसे ही देशभक्त महापुरुषों में से थे, जिन्होंने 1857 के महासमर में जूझ रहे क्रांति वीरों को संकट के समय आर्थिक सहायता देकर मुक्ति संघर्ष के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। अमरचंद भाटिया के पूर्वज भाटिया गोत्र के आदि पुरुष श्री जगदेव पवार क्षत्रिय ने 9वीं से 10वीं शताब्दी में जैनाचार्य भावदेव सूरी से प्रबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार किया था और ओसवाल जाति में शामिल हुए थे। कुछ इतिहासकार विक्रम की 12वीं शताब्दी में रणथंभौर के राजा लाल सिंह पवार के पुत्रों द्वारा जैनाचार्य विजय वल्लभ सूरी के प्रतिबोध पाकर जैन धर्म अंगीकार कर लेने से उनके ज्येष्ठ पुत्र बंट से भाटिया गोत्र की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ इतिहासकार माधव देव द्वारा दानवीरता को अनुकरणीय परंपरा का श्री गणेश करने के कारण भाटिया या बाठिया उपनाम को प्रसिद्ध मानते हैं। स्पष्ट है कि अमरचंद जी को दानवीरता का गुण जन्मजात ही मिला था। अमरचंद भाटिया का परिवार व्यापार व्यवसाय हेतु सन 1835 में फल वृद्धि, जिसको फलौदी भी कहते हैं, में भूमि से प्रकट हुई चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा के चल समारोह में अनेक संघपतियों के परिवार के साथ बीकानेर से ग्वालियर आया और यहीं बस गया। प्रतिमा की प्रतिष्ठा ग्वालियर के हृदय स्थल सराफा बाजार के शिखर चंद जिनालय में संवत 1893 में हुई। अमरचंद के दादा का नाम खुशहाल चंद एवं पिता का नाम अबीर चंद था। अमरचंद अपने 7 भाइयों श्री जालम सिंह, भालम सिंह, ज्ञानचंद, खूबचंद, सव्वल सिंह, मान सिंह, अमरचंद में सबसे छोटे थे। अमरचंद भाटिया में धर्मनिष्ठा, दानशीलता, सेवा भावना, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता आदि गुण जन्मजात थे। यही कारण था कि सिंधिया राज्य के पोद्दार श्री
वृद्धिचंद संचेती, जो जैन समाज के अध्यक्ष भी थे, ने अमरचंद को ग्वालियर राज्य के प्रधान राजकोष गंगाजली के कोषालय पर सादर मुनीम, जिसको प्रधान कोषाध्यक्ष भी कहते हैं, उन्हें बनाया। उस समय सिंधिया नरेश मोती वाले राजा के नाम से जाने जाते थे। गंगाजली में अटूट धन संचय था, जिसका अनुमान स्वयं सिंधिया नरेशों को भी नहीं था। विपुल धनराशि से भरे इस खजाने पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल का कड़ा पहरा रहता था। कहा जाता है कि ग्वालियर राजघराने में उन दिनों पीढ़ियों से ये आन चली आ रही थी कि ना तो कोई राजा अपने राजकोष की संपत्ति को देख सकता था और ना उसमें से कुछ निकाल ही सकता था। अतः गंगाजली की सदैव वृद्धि होती रहती थी। इस सकृत धन संचय को कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता था। अमरचंद भाटिया इस खजाने के रक्षक ही नहीं, ज्ञाता भी थे। वे चाहते तो अपने लिए मनचाही रत्न राशियां निकालकर कभी भी धन कुबेर बन सकते थे, पर भाटिया जी तो जैन धर्म के पक्के अनुयायी थे, जो राजकोष का एक पैसा भी अपने उपयोग में लाना घोर पाप समझते थे। भाटिया जी की दैनिक चर्या बड़ी नियमित थी। प्रातः उठकर जिनेंद्र देव की अर्चना, और यदि कोई मुनि साधक विराजमान हो तो उनके उपदेश सुनना, समय पर कोषालय जाना, सूर्यास्त से पूर्व भोजन और रात्रि 9 बजे शयन इनके यांत्रिक जीवन के अंग थे। गंगाजली के खजांची पद को सुशोभित करने के कारण भाटिया जी का आत्मीय परिचय बड़े बड़े राज्याधिकारियों से हो जाना स्वाभाविक ही था। सेना के अनेक अधिकारियों का आवागमन कोषालय में प्राय होता रहता था। भाटिया जी के सरल स्वभाव और सादगी ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। चर्चा में अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों को भी चर्चा होती थी। एक दिन एक सेनाधिकारी ने कहा कि आपको भी भारत माँ को दास्ता से मुक्त कराने के लिए हथियार उठा लेना चाहिए। भाटिया जी ने कहा, भाई, अपनी शारीरिक विषमताओं के कारण मैं हथियार तो नहीं उठा सकता, पर समय आने पर ऐसा काम करूंगा जिससे क्रांति के पुजारियों को शक्ति मिलेगी और उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जहाँ कहीं भी युद्ध छिड़ता था, वे भारतीय सैनिकों को भी सर्वप्रथम युद्ध की आग में झोंक देते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने अमरचंद भाटिया से चर्चा में 1857 के पूर्व की एक घटना सुनाते हुए कहा कि 700 बंगाली सैनिकों की एक रेजिमेंट की अंग्रेज अफसरों ने इसलिए गोलियों से भून दिया था कि उन्होंने बैलों पर चढ़कर जाने से मना कर दिया था। ज्ञातव्य है कि भारतीय संस्कृति में गाय हमारी माता है और उसके पुत्र बैल पर चढ़कर जाना पाप माना जाता है। सैनिकों ने इसी कारण बैल की पीठ पर बैठने से मना कर दिया था। वह भी ध्यातव्य है कि गाय बैल की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना करने पर हजारों निरपराध सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे ही अनेक घटनाओं को सुनकर भाटिया जी का हृदय भी देश की आज़ादी के लिए तड़फड़ाने लगा। इधर मुनिराज के प्रवचन में भी उन्होंने एक दिन सुना कि जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, उसी का जन्म सार्थक है, वह मरणोपरांत अमर रह सकता है। ये सुनकर भाटिया जी का निश्चय दृढ़ से दृढ़ता और दृढ़तर से दृढ़तम हो गया। उन्होंने तय किया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे जो भी समर्पित करना पड़े करूँगा। ये अवसर शीघ्र ही उनके सामने आ गया। 1857 की क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई, उनके सेना नायक राव साहब और तात्या टोपे आदि क्रांतिवीर ग्वालियर के रण क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध डटे हुए थे, परंतु लक्ष्मीबाई के सैनिकों और ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों को कई माह से वेतन नहीं मिला था, ना ही राशन पानी का समुचित प्रबंध हो सका था। तब भाटिया जी अपनी
जान की परवाह ना करते हुए क्रांतिकारियों की मदद की और ग्वालियर का राजकोष लक्ष्मीबाई के संकेत पर विद्रोहियों के हवाले कर दिया। ग्वालियर राज्य से संबंधित 1857 के महत्वपूर्ण दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली राजकीय अभिलेखागार, भोपाल आदि में उपलब्ध हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने इन दस्तावेजों और अनेक सरकारी रिकॉर्डों के आधार पर विस्तृत विवरण अमर शहीद अमरचंद बाठिया पुस्तक में प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार 1857 में क्रांति सेना जो अंग्रेजी सत्ता को देश से उखाड़ फेंकने हेतु कटिबद्ध होकर ग्वालियर पहुंची थी, राशन पानी के अभाव में उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो रही थी। सेनाओं को महीनों से वेतन प्राप्त नहीं हुआ था। 2 जून 1858 को राव साहब ने अमरचंद बाठिया को कहा कि उन्हें सैनिकों का वेतन और भुगतान करना है, क्या वे इसमें सहयोग करेंगे अथवा नहीं। तत्कालीन परिस्थितियों में राजकीय कोषागार के अध्यक्ष अमरचंद बाठिया का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की क्रांतिकारी सेनाओं के सहायतार्थ एक ऐसा साहसिक निर्णय लिया जिसका सीधा सा अर्थ उनके अपने जीवन की आहुति से था। अमरचंद बाठिया ने राव साहब के साथ स्वेच्छापूर्ण सहयोग किया तथा राव साहब प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्वालियर के राजकीय कोषागार से समूची धनराशि प्राप्त करने में सफल हो सके। सेंट्रल इंडिया एजेंसी ऑफिस में ग्वालियर रेसिडेंसी की एक फाइल में उपलब्ध विवरण के अनुसार 5 जून 1858 के दिन राव साहब राजमहल गए तथा अमरचंद बाठिया से गंगाजली कोष की चाबियां लेकर उसका दृश्यावलोकन किया। तत्पश्चात दूसरे दिन तब राव साहब बड़े सवेरे ही राजमहल पहुंचे तो अमरचंद उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। गंगाजली कोष से धनराशि लेकर क्रांतिकारी सैनिकों को 5-5 माह का वेतन वितरित किया गया। महारानी बैजाबाई की सेनाओं के संदर्भ में भी ऐसा ही एक विवरण मिलता है। जब नरबर में बैजाबाई की फौज संकट की स्थिति में थी, तब उनके फौजी भी ग्वालियर आकर अपने अपने घोड़े तथा 5 महीने की पगार लेकर लौट गए। इस प्रकार बाठिया जी के सहयोग से संकटग्रस्त फौजों ने राहत की सांस ली। अमरचंद बाठिया से प्राप्त धनराशि से बाकी सैनिकों को भी उनका वेतन दे दिया गया। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया म्यूटिनी भाग 2 के अनुसार भी अमरचंद बाठिया के कारण ही क्रांतिकारी नेता अपनी सेनाओं को पगार तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के रूप में पुरस्कृत कर सके थे। ये डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा का उक्त लेख में इसका विवरण दिया हुआ है। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के समय यदि अमरचंद बाठिया ने क्रांतिवीरों की इस प्रकार आर्थिक सहायता ना की होती तो उन वीरों के सामने कैसी स्थिति उत्पन्न होती, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्रांतिकारी सेनाओं को काफ़ी समय से वेतन नहीं मिला था, उनके राशन पानी की भी व्यवस्था नहीं हो रही थी। इस कारण निश्चय ही क्रांतिकारियों के संघर्ष में क्षमता, साहस और उत्साह की कमी आती और लक्ष्मीबाई, राव साहब, तात्या टोपे को संघर्ष जारी रखना कठिन पड़ जाता। यद्यपि बाठिया जी ने साहसिक निर्णय के पीछे उनकी अदम्य देशभक्ति की भावना छिपी हुई थी, परंतु अंग्रेजी शब्दकोश में तो इसका अर्थ था देशद्रोह या राजद्रोह और उसका प्रतिफल था सजाए मौत। अमरचंद बाठिया से प्राप्त इस सहायता से क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने अंग्रेजों की सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। बौखलाए हुए अंग्रेज ने चारों ओर से ग्वालियर पर आक्रमण की योजना बनाई। योजना अनुसार उन्होंने 16 जून को मोरार छावनी पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया। 17 जून को ब्रिगेडियर स्मिथ ने राव साहब व तात्या टोपे का कड़ा मुकाबला हुआ। लक्ष्मीबाई उस समय आगरा की तरफ से आए सैनिकों से मोर्चा ले रही थी। दूसरे दिन स्मिथ ने पूरी तैयारी से फिर आक्रमण किया।
रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 2 सहायक सहेलियों के साथ पुरुषों की वेशभूषा में आकर सेना की कमान संभाली। युद्ध निर्णायक हुआ, जिसमें रानी को संगीन गोली एवं तलवार से घाव लगे तथा उनकी सहेली की भी गोली से मृत्यु हो गई। यद्यपि आक्रमणकर्ताओं को भी रानी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, किंतु घावों से वह मूर्छित हो गई। साथियों द्वारा उन्हें पास ही बाबा गंगादास के बगीचे में ले जाया गया, जहां वह वीर गति को प्राप्त हुए। शीघ्र ही उनका तथा सहेली का दाह संस्कार कर दिया गया। लक्ष्मीबाई के इस गौरव में ऐतिहासिक बलिदान के 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को ग्वालियर में ही राजद्रोह के अपराध में न्याय का ढोंग रचकर लश्कर के भीड़ भरे सराफा बाजार में ब्रिगेडियर नेपियर द्वारा नीम के पेड़ पर लटकाकर अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई। इस पंक्ति को मैं पुनः एक बार और आप सबके से रिपीट करता हूँ। लक्ष्मीबाई के इस गौरव में ऐतिहासिक बलिदान के 4 दिन बाद ही 22 जून 1858 को ग्वालियर में ही राजद्रोह के अपराध में न्याय का ढोंग रचकर लश्कर के भीड़ भरे सराफा बाजार में ब्रिगेडियर नेपियर द्वारा नीम के पेड़ से लटकाकर अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई। भाटिया जी की फांसी का विवरण ग्वालियर राज्य के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस प्रकार है। जिन लोगों को कठोर दंड दिया गया उनमें से एक था सिंधिया का खजांची अमरचंद भाटिया, जिसने विद्रोहियों को खजाना सौंप दिया था। भाटिया को सराफा बाजार में नीम के पेड़ से टांग कर फांसी दी गई और एक कठोर चेतावनी के रूप में उसका शरीर बहुत दिनों, जो 3 दिन तक वहीं लटकाए रखा गया। पुनः मैं एक बार फिर से लाइन रिपीट करता हूँ। भाटिया जी को सराफा बाजार में नीम के पेड़ से टांग कर फांसी दी गई और एक कठोर चेतावनी के रूप में उनका शरीर बहुत दिनों तक 3 दिन तक वहीं लटकाए रखा गया। इस प्रकार इस जैन शहीद ने आज़ादी की मशाल जलाए रखने के लिए कुर्बानी दी, जिसका प्रतिफल हम आज़ादी के रूप में भोग रहे हैं। ग्वालियर के सराफा बाजार में वह नीम आज भी है, आज भी वो पेड़ ग्वालियर में है। इसी नीम के नीचे अमरचंद भाटिया का एक स्टैचू हाल ही में स्थापित किया गया है। कहानी यहीं पर शेष होती है। बहुत से आप लोगों में ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कभी अमरचंद भाटिया जी के बारे में हो सकता है कभी नाम ही नहीं सुना हो, जिनकी इतिहास में रुचि रही है या जो ग्वालियर उनके आसपास के स्थानों में जहाँ पर जो रहते होंगे और जो शोध करता है, हो सकता है उन्होंने कभी नाम सुना हो, परंतु 100-150 साल के इतिहास में अगर आप पुस्तकों, ग्रंथों में, हिस्टोरिकल बुक्स में, हर जगह आप प्रयास करेंगे इनके नाम को देखने की, आप गूगल करेंगे, आपको बहुत संक्षिप्त में या हो सकता है इनके बारे में पर्याप्त जानकारी ना मिले। सेठ अमरचंद भाटिया जैन थे, धर्म उनका जैन था, वो भारतीय थे। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, तत्पश्चात हम धर्म, दर्शन आदि से अपने आप को हम कहीं पर अपने अस्तित्व को कहीं पर हम जोड़ते हैं। यहाँ बात ये नहीं है कि वो जैन थे तो इसलिए उन्हें यहाँ पर उजागर किया जा रहा है, लेकिन अक्सर जैन समाज से ये पूछा जाता है कि जैन तो अभी वर्तमान समय में बनिया हैं, आमतौर पे व्यापार करते हैं, धन के कार्यों में रहते हैं, सेवा सर्विसेज में भी जो हैं वो आमतौर पे सर्विसेज में भी ज़्यादातर डिफेंस में नहीं होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में नहीं होते हैं। तो ये कि प्रश्न मेरे मन के अंदर एक कील की तरह चुभ रहा था कि
हर समय ये बोला जाता है कि जैनों ने स्वतंत्रता में क्या योगदान दिया। ये जो मैंने आपको संस्मरण आज बताया है, ये एक पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में जैन, जिनको एक दंपति ने लिखा है। ये पुस्तक सार्वजनिक मंच पे उपलब्ध है और बहुत वेरीफाइड पुस्तक है ये। इसमें विवरण सिर्फ पुरुषों का नहीं है, इसमें महिलाओं का भी है। जैन समाज से किन किन महान पुरुषों ने और महिलाओं ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ये कहीं पर मेरा प्रयास रहेगा उनको बताऊं। इन भारतीयों को हमें कहीं पर नहीं भूलना है। अनेक हजारों लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की न्यौछावर किया है, बहुत कुछ किया है। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं भूलना चाहूँगा। बहुत हैं जिनके नाम नहीं जानते हम, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊँ और कहीं पर जैन समाज के ने जो भारतवर्ष के लिए कार्य किए हैं वो कहीं पर आप सबको ज्ञात होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, पुनः मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं, उसके पश्चात हम विभिन्न समाज में, गोत्र में, जातियों में। तो इसलिए कहीं पर मैंने जैन समाज, जैन संस्कृति में ने देश के लिए क्या किया, और सिर्फ अभी 150 या 200 वर्षों में नहीं, उससे पहले भी क्या किया, वो भी कहीं पर मैं लाने का प्रयास करूँगा आपसे। आज ये कड़ी में प्रथम आप इसको एक वीडियो या एपिसोड समझ सकते हैं। आशा है आप इसको एक बार ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगे और जो भी आपके कमेंट्स हों कृपया करके साझा करिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।